नमस्कार स्टूडेंट, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सीटेट में राज्यों के प्रमुख त्यौहार देखेंगे हम। तो सीटेट के लिए जो एनसीईआरटी में दिए गए त्यौहार हैं केवल उन्हीं पर फोकस करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में वही पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में दिया होता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ओणम। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है केरल में। तो कई बार पूछा गया है कि ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? केरल। नेक्स्ट है बिहू। बिहू कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है बिहू किस राज्य का त्यौहार है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? असम में। नेक्स्ट हमारा पोंगल। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है गुंडी पड़वा। ये गुंडी पड़वा, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है त्यौहार? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जो त्यौहार हैं वो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड ही कहते ईवीएस करा रहे हैं, तो उस एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार पढ़ें। और नेक्स्ट हमारा तिल क्रांति। कौन सा है? तिल संक्रांति। तो तिल संक्रांति त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। पूछा जाता है तिल संक्रांति त्यौहार है वो किन राज्यों में मनाया जाता है? तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। कैसी है वो? ग्लोब जैसी गोल है। अर्जेंटीना देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। जैसे हमारी पृथ्वी गोल होती है तो एक साइड हमारा भारत देश दिखाई देता है, तो उसके दूसरी साइड में कौन सा देश दिखाई देता है? अर्जेंटीना देश दिखाई देता है। उस देश के व्यक्ति जस्ट हमारे विपरीत खड़े होते हैं, तो उन्हें कहेंगे पृथ्वी के हमारे सापेक्ष यानी उल्टे खड़े हैं वो। नेक्स्ट है जल। अब हम देखेंगे जल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एनसीईआरटी में, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो महासागरों का जल लवणी होता है। लवणी का मतलब होता है जिसमें लवण की मात्रा होती है, जिसमें लवण पाया जाता है। यह मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं, यानी प्रयोग के लिए नहीं होता जिसमें लवण पाया जाता है। अलवणीय जल केवल 2.7 यानी 2.7% है, यानी अलवणीय जिसमें लवण नहीं होते, जो पीने के योग्य यानी प्रयोग करने के योग्य होता है, उसकी कितनी परसेंट है? वो 2.7% पाया जाता है। नेक्स्ट है जल से संबंधित ही जल में ऑक्सीजन की कमी। किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो नदियां होती हैं उनमें मछलियां मृत पाई जाती हैं। उसका कारण क्या होता है? पानी गंदा होता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस कारण मछलियां मृत हो जाती हैं, जैसे जमुना नदी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। पानी को अच्छी तरह से साफ़ करने का मतलब होता है पानी को बॉयल करके पीना, यानी पानी को उबाल के पीना या इस्तेमाल करना, तो ये सबसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकते हैं। यानी गंदा जो पानी पीते हैं उससे कौन से रोग हो सकते हैं? दस्त और हैजा। इसके अलावा और भी बीमारी हो सकती हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में इन्हीं दोनों की बात की गई है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी बेस्ड बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का विशेषकर ध्यान रखेंगे। गंदे पानी से होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं? दस्त और हैजा। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो जल का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस जो जल का तापमान होता है उस समय होती है। नेक्स्ट है जल एक सार्वभौमिक विलायक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी चीज़ को अपने आप में विलायक कर लेना, मिला लेना, सम्मिलित कर लेना। और नेक्स्ट है जल पदार्थों की 3 अवस्था में पाया जाता है। 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं किसी पदार्थ की? पूछता है किसी पदार्थ की कितनी अवस्था हो सकती है अधिकतम? तो 3 हो सकती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो जो जब पानी होता है यानी जल होता है वो ठोस भी हो सकता है बर्फ़ के रूप में, द्रव भी हो सकता है पानी के रूप में, और गैस के रूप में भी हो सकता है, बाष्पीकरण भी हो जाता है उसका। तो 3 अवस्था में पाया जाने पदार्थ कौन सा है? वो मात्र जल। ठीक है। नेक्स्ट है कुआं, यानी कुआं या बावड़ी। ये कई बार पूछा गया है, ये शब्द ऐसा है कई बार एग्जाम पूछा गया है। कुआं या बावड़ी क्या होता है? सीढ़ीदार कुएं, यानी सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। ठीक है। जलबावड़ी जो क्या है वो सीढ़ीदार कुएं होते हैं और जल संरक्षण के
पारंपरिक व्यवस्था से जल स्रोत होते हैं। इनका संरक्षण किया था, जल भरा जा सकता है इनमें। नेक्स्ट है मृत सागर। मृत सागर है, इसको देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक पाया जाता है, यानी लवण पाया जाता है, लवण ही होते हैं, नमकीन होता है, नमक पाया जाता है। लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यानी पूछे कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो कौन सा है, मृत सागर। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। यानी पूछता है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक किस सागर के पानी पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, मृत सागर के पानी पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। कैसे तैर सकते हैं उसमें, जैसे हम आराम से लेटे हों। जैसे आप देख रहे होंगे इस चित्र में भाई साहब लेटे हुए हैं और ये बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पानी में भी लेट के पढ़ रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं पानी में लेट के पढ़ना तो आप जा सकते हैं मृत सागर में। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी और अच्छी करनी है और पानी में भी लेट के पढ़ना है तो आप जा सकते हैं कहाँ, मृत सागर में। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं इसमें कुछ, वो देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए। लिंगहू फैन, लिंगहू फैन ये क्या है, ये सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। पूछता है बार बार, कई बार पूछा गया है सीटेट में, लिंगहू फैन ये क्या है, तो ये सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जिसे कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं। ये पूछता है कि जो लिंगहू फैन सांप से बनाया जाने वाला पकवान है वो किस देश के लोग हैं, कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो खाते हैं हांगकांग के लोग खाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसमें से हर बार 1-2 व्यक्ति पूछे जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे अच्छे से लर्न करें। पहला है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल कौन थे, इनके बारे में इसकी विशेषताएं, इन्होंने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर पूछा जाता है, आनुवांशिकता का अध्ययन किया था। किसका किया था, आनुवांशिकता, जेनेटिक। तो इसे पूछा गया है कि ग्रेगर मेंडल ने किसके पौधे पर अपना अध्ययन किया था, तो किसके पर किया था, मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, इन्होंने 7 साल तक, यानी ग्रेगर मेंडल ने 7 साल तक 28,000 पौधों पर अध्ययन किया था। कितने साल तक किया था, 7 साल तक। कितने पौधों पर, 28,000 पौधे पर। मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, यानी ग्रेगर मेंडल हैं, उन्हें किसका पिता कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ये ऑस्ट्रियाई मूल के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रियाई मूल के निवासी थे। मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट हमारा एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसमें आता है अल-बरूनी। कौन था, अल-बरूनी। पूछा जाता है अल-बरूनी किस देश का निवासी था, तो किस देश का था, उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ये 11वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय, किसके समय, महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। इनकी प्रमुख पुस्तक किताब उल हिंद है। कौन सी है, किताब उल हिंद है, जिसमें भारत के तालाबों आदि की जानकारी मिलती है। वैसे इस किताब में कई सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है, लेकिन जो एनसीईआरटी में कहा गया है उस पर फोकस किया गया है वो है तालाबों पर। तो इसमें कहा गया है कि किसकी जानकारी मिलती है, तालाबों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बछेंद्री पाल हैं। कौन है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं, पूछता है भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो ये पूछा गया कई बार, भारत की प्रथम महिला कौन थी या विश्व की 5वीं महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, तो कौन थी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल, यानी वर्तमान में उत्तराखंड बोलते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले में बम्पा गांव में, किस गांव में, बम्पा गांव में 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो पूछा जाता है बछेंद्री पाल किस राज्य की थी, तो उत्तरांचल या उत्तराखंड। किस जिले में जन्म हुआ था, चमोली जिले में हुआ था। उनके गांव का नाम क्या था, बम्पा गांव था और 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। तो ये पूछा गया है कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट किस सन में फतेह किया था, तो 1984 में। और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है,
तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक हैं कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, यानी भारतीय मूल की, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। क्या थी? पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। इनका जन्म 1962 ईस्वी में करनाल हरियाणा में हुआ था, यानी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? 1962 ईस्वी में करनाल हरियाणा में हुआ था। कल्पना चावला फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु अंतरिक्ष से धरती पर लौटते समय हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2003 में, जब ये अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई थी, रास्ते में दुर्घटना हो गई थी। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये पूछता है चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वे चांद पर कब गए थे? 1969 ईस्वी में पहुंचे थे। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ये कौन सी महिला थी? दूसरी। और पहली कौन थी? कल्पना चावला। यह 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। तो इनका संबंध किस शहर से है? गुजरात के अहमदाबाद शहर से। और इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी कितने दिन तक रही थी अंतरिक्ष में? 195 दिन तक। नेक्स्ट है 1998 में अमेरिकी एजेंसी नासा में चयन हुआ था और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यानी भारत सरकार का कौन सा पुरस्कार है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 2008 में। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके यहाँ से एकदम पूछा गया। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? किस राज्य से थी? किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। कितने का? 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं अब तक। कितने जीत लिए? 29। चमकता सितारा, ये एक महिला थी। चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। उन्हीं में से एक हैं कौन? सूर्यमणि नाम की एक महिला हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गाने को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। किससे पहने? चाव से पहने, यानी शौक से पहने। मतलब अपनी संस्कृति से मतलब प्यार करें, मोहब्बत करें, मतलब गाने गाएं अपनी संस्कृति संबंधित, उनके आते गीत गाएं और उनको क्या करें? भूलें ना, उनके पहनावे को पहने। तो इन्होंने किस पर ध्यान दिया था? सूर्यमणि ने अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पे। तो पूछा जाता है सूर्यमणि किस समाज से थी? तो सूर्यमणि कुड़ुक, एक आदिवासी समाज होता है कुड़ुक समाज, उससे संबंधित थी। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में पढ़ाई के लिए तोरंग केंद्र खोला था। कौन सा खोला था? तोरंग केंद्र खोला था 21 वर्ष की आयु में। तो ये पूछा जाता है सूर्यमणि किस समाज से थी? तो कुड़ुक समाज से थी। इन्होंने केंद्र खोला था, उसका नाम क्या था? तोरंग केंद्र था। ठीक है। तो नेक्स्ट है एक व्यक्ति, उनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 1949 ईस्वी में पंजाब के पटियाला में हुआ था। तो राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1949 ईस्वी में पंजाब के पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ। ये एक संघ है, यानी संस्था है, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो पूछता है कि तरुण भारत संघ एक क्या है? एक संस्था है और ये किसके लिए कार्य करती है? जल संरक्षण, जल बचाने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट, इस संघ ने पिछले 25 वर्षों में भारत में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। कितने बनवाए हैं? 25 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। और नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट, इसे कहते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है,
राजेंद्र पुरुष को जल पुरुष कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। पूछा जाता है कि जल पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, यानी जो लुईस ब्रेल थे वो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इन्होंने अंधे व्यक्तियों के लिए एक तकनीकी का विकास किया था जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इन्होंने अंधे व्यक्तियों के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया था उसे क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। जो ब्रेल लिपि होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। विदेश से आने वाली सब्जियां, यानी भारत में जो सब्जियां आई हैं वो किस किस देश से या कहाँ कहाँ से आई हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, तो इन्हें देखेंगे। इसमें हरी मिर्च, टमाटर और आलू ये कहाँ से आए थे? दक्षिणी अमेरिका से, यानी साउथ अमेरिका से आने वाली सब्जियों में आते हैं हरी मिर्च, टमाटर और आलू। और नेक्स्ट है पूछा जाता है गोभी या टमाटर या मटर, गोभी या मटर कहाँ से आए थे? तो ये आए थे यूरोप से। ये पूछा गया कई बार, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कॉफ़ी और भिंडी। कॉफ़ी तो कई बार पूछा गया एग्जाम में। कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आए थे? तो आए थे अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से आया था? चीन से आया था। मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसको? नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।